को ये लगता था कि यूरेनियम के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस तरीके का रेडिएशन दे रहे होंगे, और इन नए एलिमेंट्स को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज कर दी। अब क्योंकि मैरी क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपने पहले एलिमेंट का नाम पोलैंड के ऊपर रखा, पोलैंड से पोलोनियम। अब यहाँ से ये बात साफ हो गई थी कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लगातार एनर्जी आउटपुट दे रहे हैं, बिना इनपुट के दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये किसी को नहीं पता था जब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आए थे। और अब एंट्री होती है फिजिक्स के फूफा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 1903 में हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिलता है। और 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस की फेमस इक्वेशन दुनिया के सामने रखते हैं। उनके हिसाब से मास को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये बताने की देर थी कि भैया पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ये पता करने में लग गई कि एटम का मास आखिर है कहाँ पर, और कामयाबी मिली अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है, जो कि पॉजिटिव है। अब यहाँ से ये हिसाब किताब लगाया गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो ऊर्जा दे रहे हैं वो इसी न्यूक्लियस से दे रहे होंगे। अब 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और ये बताया कि पूरे एटम में न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है। अब इतना बताने की देर थी कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये लगा कि भैया रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो एटम है उसके न्यूक्लियस से एनर्जी निकल रही है, और अगर हम किसी तरीके से इस न्यूक्लियस को तोड़ दें तो सारी एनर्जी एक साथ निकल जाएगी, मतलब ऊर्जा का भंडार। अब 1933 में लियो सिजलार्ड ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके, मतलब न्यूक्लियस को तोड़कर एक बॉम्ब बनाया जा सके, एक चेन रिएक्शन सेटअप की जा सके। और 1934 में अपने इस आइडिया को पेटेंट भी करा लेते हैं। अब ये तो सोच ही रहे थे, एनरिको फर्मी एक कदम आगे और बढ़ जाते हैं। वो थोरियम और यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन पार्टिकल को दे मारते हैं और पहला सिंथेटिक एलिमेंट यानी कि फर्मियम की खोज करते हैं। हाँ जी, अपने ही नाम पे रखा था, फर्मी से फर्मियम। अब 1938 में इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज और ये इटली को छोड़कर अमेरिका भाग जाते हैं। अब 1938 में इनको मिले नोबेल प्राइज का असर ये हुआ कि वैज्ञानिकों का पूरा कुनबा एटम को तोड़ने के पीछे लग गया कि भैया अब हम एटम को तोड़ेंगे। और ये काम कर दिखाया ओटो हान और लीजा माइटनर ने, जिसके बाद दुनिया को पहली बार न्यूक्लियर फिशन नाम का एक शब्द मिला। अब जरा डिटेल में बता देता हूँ। ओटो हान, लीजा माइटनर रेडियो केमिस्ट्री के दो महान वैज्ञानिक जर्मनी के बर्लिन में स्थित काइजर वेलम इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री में एक साथ काम करते थे। अब इससे पहले कि दोनों मिलकर यूरेनियम को तोड़ पाते, भैया हिटलर पोलैंड की छाती पे जा चढ़ा। अब हिटलर का अत्याचार देखकर जर्मनी के अंदर जो यहूदी साइंटिस्ट थे वो जर्मनी छोड़ कर भागने लगे, और उनमें लीजा माइटनर भी थी। लीजा माइटनर अपने भतीजे के पास स्वीडन में जाकर रहने लगी। इधर जर्मनी में ओटो हान ने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन दे मारे। अब ओटो हान को ऐसा लगता था कि भैया यूरेनियम दो टुकड़ों में टूट गया है, यानी बेरियम और क्रिप्टन, और इन दोनों एलिमेंट का कंबाइंड मास यूरेनियम के मास से ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा ओटो हान को इसलिए लगता था क्योंकि जो न्यूट्रॉन उन्होंने इस पर देके मारा था, यानी यूरेनियम के ऊपर देके मारा था, वो ऐसा मानते थे कि यूरेनियम उस न्यूट्रॉन को पीकर बैठ गया है, और बेरियम और क्रिप्टन में टूटने के बाद उसका मास यकीनन यूरेनियम से ज्यादा आएगा। लेकिन जब कैलकुलेशन निकाली गई तो भाई साहब मास तो घट गया था। अब ये चीज ओटो हान के समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने लीजा माइटनर को एक लेटर लिखा, और तब लीजा माइटनर ने ये बताया कि जब यूरेनियम टूटा तो उसका कुछ मास एनर्जी में परिवर्तित हो गया, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अब लीजा माइटनर के भतीजे ओटो रॉबर्ट फ्रिच नील्स बोहर से जाकर मिलते हैं। अब नील्स बोहर अपने साथी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर के साथ मिलकर ये पता लगाते हैं कि यूरेनियम 235 चेन रिएक्शन की मदद से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है। अब इसी साल 1939 में नाजी जर्मनी जर्मन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देता है। अब ये खबर चारों तरफ फैल गई और लियो सिजलार्ड के कानों तक भी जा पहुंची। अब ये वही वैज्ञानिक है जिसने चेन रिएक्शन का पेटेंट हासिल किया था। ध्यान से सुनिएगा आप जो मैं बता रहा हूँ। इन्हें ये लगा कि दुनिया को सबसे पहले चेन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया, पेटेंट मैंने हासिल किया, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो भैया वाहवाही, बाकी सब लूटेंगे। अब ये दौड़े दौड़े एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास गए। इन्होंने उनसे कहा, महाराज जल्दी से लेटर लिखो, अमेरिकी राष्ट्रपति के कान पर आपके लेटर लिखे बिना जूं ना रेंगने वाली, जल्दी से लिख के बताओ कि अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। अब भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चिट्ठी लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को भिजवा दी।
चिट्ठी मिलते ही रूजावेल्ट ने एक यूरेनियम कमेटी का गठन कर दिया और न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट करने के लिए $6000 का बजट दिया। हाँ जी, बस इतना ही। अब जरा बाकी देशों की भी हालत जान लो। अप्रैल 1940 मॉड कमेटी का गठन, यानी मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ यूरेनियम डेटोनेशन। अब ये किसने किया था? तो ये काम था फरंगियों का, यानी इंग्लैंड वाले। जुलाई 1940 जापान भी न्यूक्लियर फिशन के बहुत करीब पहुंच गया था और जुलाई 1940 में ही सोवियत अकेडमी ऑफ साइंसेज में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए खोजबीन चालू हो गई थी। जून 1941 में प्रेसिडेंट रूजावेल्ट ने ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी एक डिपार्टमेंट बनाकर वेनिवर बुश के अंडर दे दिया। वेनिवर बुश को तो आप जानते ही होंगे भाई साहब। ये आदमी और जॉन जी ट्रम्प यानी डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल, ये दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने निकोला टेस्ला की रिसर्च को उनके मरने के बाद हथिया लिया था। अब भैया 15 जून 1941 में फिरंगियों की मॉड कमेटी ने ये कहा कि भैया यूरेनियम बॉम्ब को बनाया जा सकता है। और कमाल की बात ये है कि अक्टूबर 1941 में इसी मॉड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अमेरिका भिजवा दी रूजावेल्ट के पास, यानी अंग्रेज और अमेरिका दोनों मिलके काम कर रहे थे।